हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स है, आज तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले दो पार्ट पढ़ा चुका हूँ। आज में जो तीसरा पार्ट में है, नोबेल पुरस्कार 2022 का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्कॉटहोम में जेम्स स्वीडस आविष्कार उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। अल्फ्रेड नोबेल की उल्लिखित उनकी इच्छा को पूरा करने हेतु वर्ष 1900 में इनकी एक निजी संस्था के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1968 में की गई थी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। इसमें जो पहला है, जिसे इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है, वो पहले हुए हैं बेन एस बर्नाके। ये कहाँ के हैं? तो डीसी यूएसए के हैं, वाशिंगटन। दूसरे नंबर पर हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड। ये कहाँ के हैं? ये भी शिकागो यूएसए के हैं। फिलिप एच डाइबिक। ये कहाँ के हैं? वाशिंगटन के हैं। यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए का। इसके बाद आपका आता है नोबेल शांति पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कार में किसको दिया गया है? तो पहले स्थान पर है एलेस बियालिस्कास्की, और दूसरे नंबर पर मेमोरियल, और तीसरे नंबर जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार में प्रदान किया गया है इनको। इन्होंने वर्ष 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधन प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की एक स्थापना की थी। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में पूर्व सोवियत संघ की थी। इसके संस्थापकों में 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना याग्गन्नु साकिना शामिल थे। इसमें वे हाल ही में यूक्रेन ने मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। इसके बाद आपका जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया था? तो वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह पहली फ्रांसीसी महिला, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। इसके बाद आपका आता है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कैरोलिन आर बर्टोजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं। 3 लोग को मिला था। तो पहला ये हो गया। दूसरा नंबर है मोर्टन मेल्डस यूनिवर्सिटी। तीसरा नंबर के वेरी शार्पलेस। ये कहाँ की है? यूएसए की है। इसके बाद आपका भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 3 लोगों को वैज्ञानिक प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार में। तो पहले स्थान पे एलन स्पेक्टर, कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। उसके बाद जॉन एफ क्लाजर, ये कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के। एंटोन जिलिंगर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ये तीनों को मिला था भौतिक नोबेल पुरस्कार। इसके बाद आपका आता है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? इस वर्ष पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पाओ को प्रदान किया गया है। पावो को महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया था, जिसे पेलियोजीनोमिक्स कहते हैं। इसके बाद आपका आता है म्यांमार एफएटीएफ ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। तो इसके विषय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में
शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की संस्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य हैं। अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के टी राजा कुमार द्वारा की गई थी। इस बैठक में म्यांमार को FATF की बैठक में सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। सूचकांक से UPPCS में लगातार क्वेश्चन 1 या 2 बना रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 15वें संस्करण को प्रकाशन किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। अब इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन से? पहले स्थान पे कौन सा देश है? जैसे पहले रैंक पे जो है स्विट्जरलैंड है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, UK, उसके बाद नीदरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40वीं रैंक वर्ष 2021 में 46वां स्थान प्राप्त की थी, जो अभी तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक में तो जो पाया है आपका 40वीं रैंक है। इसके पहले जो 2021 में 46वीं रैंक पाई थी। उल्लेखनीय है कि तुर्की 37वां स्थान पर है और भारत 40वां स्थान पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब विश्व के शीर्ष 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर यथा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल किया गया है। अब इसके बाद आपका आता है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये कौन जारी करता है? तो सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा काटोवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया। यह सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2012 में जारी किया गया था। इसमें कुल कितने देश हैं? टोटल 113 देश हैं और इसमें 4 प्रमुख स्तंभ भी है। पहला कौन स्तंभ है? खाद्य सामर्थ्य, दूसरा खाद्य उपलब्धता, तीसरे नंबर पर गुणवत्ता एवं सुरक्षा और चौथे नंबर पे आपका है स्थिरता और अनुकूलन। 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों में शामिल किया गया है और यह सूचकांक का संस्करण का था 13वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो शीर्ष 3 देश में कौन पहले पायदान पे है? तो है आपका फिनलैंड, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद नॉर्वे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। GFSI को 2022 में भारत ने 58वां स्थान प्राप्त किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों की रैंकिंग में भारत का 14वां स्थान है। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर जो है सर्वाधिक है, कितना? 62.3%। अब इसके बाद आपका आता है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज। 3 भारतीय शहर शामिल की गई है। कौन कौन से? किसमें? यूनेस्को में। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें क्या है कि इसमें विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं, जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। इसमें टोटल जो है आपका 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 44 देशों में 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है
और 77 शहर में 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। अब भारतीय तीनों कौन कौन से हैं? नीलाम्बूर, ये कहाँ पर पड़ता है? तो केरल में। त्रिशूर केरल में भी पड़ता है, वारंगल तेलंगाना में। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त भारतीय शहर देश के पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं। अब इसके बाद आपका आता है वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2022। पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया था। इसमें कितने आयाम हैं? तो 4 आयामों से बना है। पहला कौन है? आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरे नंबर पे आपका आता है शिक्षा प्राप्ति। चौथे नंबर पे स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। चौथे नंबर पर राजनीतिक सशक्तिकरण। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 146 देश शामिल हैं। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है। बहुत इंपॉर्टेंट एक है नहीं, इसको बस एक बार नजर से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आपका आता है इसमें रैंकिंग के पायदान में पहले स्थान पे कौन सा है? तो आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो शीर्ष में 3 देश कौन कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022। 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये 27वीं रिपोर्ट है। उसके बाद इसमें वर्ष 2030 में जनसंख्या बिलियन में 8.5% है और 2050 में 9.7%। उसके बाद 21 वर्ष में 10.4% है। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होना संभावित है वे हैं भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस और संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया। वर्ष 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन प्रति महिला थी, जो कम होकर वर्ष 2021 में 2.3 जन प्रति महिला हो गई है। इसके बाद आपका आता है रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर वर्ष 2019 में जन्म समय जीवाश्म प्रत्याशा वर्ष तक पहुंच गई है। फिर आता है उसके बाद वर्ष 1900 या 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक व आयु के व्यक्ति की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से दुगनी से भी अधिक होना अनुमान है। इसमें विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या के 5 देश 1990 से लेकर 2050 तक कुल जनसंख्या का मिलियन में कितना है, जैसे 1990, 2022 और 2050 में। तो जैसे 1990 में चीन का पायदान जो जनसंख्या के मामले में पहले पायदान पर था, उसके बाद 2022 में भी पहले पायदान पर कि 2050 में भारत इसमें पहले पायदान पर होगा। वही उसके बाद 1990 में जो है भारत का पहले पायदान पर था, उसके बाद 2022 में भी पहले पायदान पर है और 2050 में चीन था। तीसरे नंबर पर अमेरिका था, फिर अमेरिका मतलब तीनों पायदान पर अमेरिका ही तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हम लोगों को वर्तमान में इस समय 2050 तक भारत दिखेगा और वर्तमान में जो है चीन है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। इसके बाद आपका आता है भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों में को उनकी
सांस्कृतिक विरासत के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित किया गया है। इसमें जो है देखिए आपका भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा वर्तमान में कहाँ है। जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। जैसे पहले पे रामलीला को रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में शामिल किया गया था। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा 2008 में, कुट्टूतम संस्कृत नाट्यकला ये 2008 में इसको भी शामिल किया गया था। किसमें? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। उसके बाद आपका रमन्नन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में इसको शामिल किया गया था। मुड्डू या मुड्डीयेट्टू केरल का अनुष्ठानिक राग मंच एक नृत्य नाटक 2010 में शामिल किया गया था। 6वें नंबर पर कालबेलिया ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान का लोकगीत है, इसको शामिल किया गया था। उसके बाद छऊ नृत्य पूर्वी भारत का परंपरागत नृत्य को झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रचलित 2010 में शामिल किया गया था। 8 लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में शामिल किया गया था। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन नृत्य 2013 में शामिल किया गया है। उसके बाद आपका आता है पंजाब के जस्टियाल गुरु ठठोरा, इसको भी शामिल किया गया था। पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्प कला है। इसके 11वें नंबर पर योग 2016 में नवरोज वर्ष उत्सव का आयोजन 2016 में। उसके बाद कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कुंभ का मेला 2017 में दर्जा मिला था यह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में। और उसके बाद कोलकाता की दुर्गा पूजा। इसके बाद आपका आता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। 15 जून 2022 को जीपीआई के 16वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में कितने देश है? टोटल 163 देश शामिल किया गया है। और इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र भी बन चुका है। जीपीआई 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें जो पहले पायदान पे है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर आयरलैंड और चौथे नंबर पर डेनमार्क। सर्वाधिक अशांत देश में पहले पायदान पर अफगानिस्तान, यमन और सीरिया है। जीपीआई 2022 में भारत समग्र स्कोर 135वें स्थान पर भारत है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बनाए रखने के लिए। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसमें कुल टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं और सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर निम्न प्रकार किया जाता है।
जैसे 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ था, जो पहला था जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर, इसमें शामिल किया गया था। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था। 31 दिसंबर 2024 तक ये परिषद के सदस्य होंगे। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गयावान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल की गई है। इसके बाद आपका आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, बस इसको देखते हुए निकल जाना। इसमें क्या है, जिसमें विश्व भर में 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। ये 11वें वर्ष पर है। और इसके बाद इसमें एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 11वीं रैंक स्थान या शीर्ष स्थान पर प्राप्त है। तो इसमें देख लीजिएगा मोटी मोटा आप रैंक और संस्थान, देश और स्कोर 5 स्थान पे, जैसे मेचा या मैसाचुसेट्स, ये कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसको पहला रैंक मिला है। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को दूसरा रैंक मिला है, ये कहाँ पर, यूके में है। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरी रैंक मिला है इसको। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को चौथी रैंक यूनाइटेड किंगडम में है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है आपका, तो क्यूएस इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल भारत के शीर्ष संस्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 5 भारतीय संस्थान शीर्ष पर कौन कौन से थे। इसमें जो पहला आपका है 125वीं रैंक 2023 में और 2022 में 186वीं रैंक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को मिला है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे को 2022 में 177 रैंक है और 2023 में 172 रैंक। आईआईटी दिल्ली को 150वीं रैंक और रैंक 2023 में 174 रैंक। आईआईटी मद्रास को 255 2022 में, 2023 में 250 रैंक मिला है। आईआईटी कानपुर को 277 रैंक 2022 में और 2023 में जो है आपका 264 रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपको पता है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2022। 1 जून 2022 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 जारी की गई है। ये रैंकिंग तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेत है। इसमें सूची में 5 शीर्ष विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। पहला है सिंघुआ विश्वविद्यालय, कहाँ पे पड़ता है, चीन में, पहली रैंक पे है। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में, ये दूसरी रैंक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। हांगकांग विश्वविद्यालय चौथे स्थान पर है। रैंकिंग 2022 में शामिल शीर्ष 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची भी बनाई गई है। इसमें जो है पहले पायदान पे है आपके भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इसकी रैंक जो है 142वीं है। अरे 100 नहीं, 42वीं रैंक है टोटल। जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक में है, 64वीं रैंक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में, इसकी मिला है 64वीं रैंक। अब ये इंपॉर्टेंट आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक वार्षिक रिपोर्ट है। येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसमें क्या है कि 3 नीतिगत उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला जो आपका है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति, तीसरे स्थान जलवायु नीति। समग्र रूप से ईपीआई रैंकिंग यह प्रदर्शित करती है कि कौन से देश
सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश यथा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें जो पहले पायदान पर शीर्ष 3 देशों में वो आपका डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड। अंतिम 3 देश जो है भारत, म्यांमार और वियतनाम। भारत की जो रैंक है 180वीं रैंक है। इसके बाद आपका आता है EPI 2022। भारत को इसको जो है 180 देशों की सूची में 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक TTDI यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष 5 देश में जो पहले पायदान पे है आपका वो है आपका जापान, दूसरे नंबर पे है USA, तीसरे नंबर पे स्पेन और चौथे नंबर फ्रांस है आपका। भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वां रैंक प्राप्त किया तथा यह दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 हाल ही में WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया है। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देश की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है। पहले पायदान पर जो है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरे स्थान पर आपका सरकारी दक्षता, तीसरे पे व्यवसायिक दक्षता, चौथे आधारभूत संरचना है। इसमें IMD WCR की 34 वर्ष के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 37वें स्थान प्राप्त या हासिल किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत का समग्र स्थान किया था। 2022 में 37, 2021 में जो था 43वीं रैंक थी। एशिया प्रशांत 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंक जो है 11वीं थी, जबकि पिछले वर्ष 12वें स्थान पर था। इसके बाद आपका आता है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट GMR ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को अपना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देशों को शामिल किया गया है। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देश की ही रिपोर्ट में शामिल की गई है। जो पहले वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 3 देश हैं वो है आपके पहले भारत, उसके बाद दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर है आपका जापान। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 इसमें कहा है आपका रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश। पहले स्थान पर जो है इंडोनेशिया, उसके बाद केन्या है, उसके बाद US। WGI 2022 में भारत ने 57वां स्थान हासिल किया है। 4 देश में जैसे कोलंबिया या कोमंडिया, जापान,
अफगानिस्तान, मिस्र, जिनकी रैंकिंग 119, 118वीं, 117वीं और 116वीं है। जो भारत का है वो आपका है 57। सतत विकास रिपोर्ट 2022 को 3 स्टार हम देंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। इस एजेंडा में 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और 169 उप लक्ष्य निर्धारित की गई है और जिन्हें वर्ष 2030 तक भारत प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उप लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। एक चौथा संस्करण है तो 7वां संस्करण है इसका सतत विकास लक्ष्य का एसडीजी। संकट से सतत इसका शीर्षक है, विकास तक एसडीजी वर्ष 2030 तक और उससे आगे के रोड मैप के रूप में तैयार की गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। पहले पायदान में जो है एसडीजी 5 शीर्ष देश हैं जो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। उसके बाद आपका आता है सूचकांक 2022 अंतिम देशों के नीचे लिस्ट में सूडान है, सोमालिया और चाड है। सूचकांक के अंतर्गत कुल 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत को 163 देशों में कितना रैंक प्राप्त हुआ तो 121वीं रैंक प्राप्त हुआ है इंडिया को। ठीक है, 121वीं रैंक। भारत को निम्न एसडीजी प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नॉर्मली आप लोग देखते हुए निकल जाना। स्थापना वर्ष 1976 में हुआ था इसका। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी की गई है। और इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कहाँ कहाँ पर कौन सा समिट हुआ है। इसको आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कंप्लीट वीडियो आपको हम 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट ई दृष्टि का करंट अफेयर्स आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा इस ऐप पर। और 14 मई को एग्जाम होने वाला है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। आप समय बचा ज़्यादा नहीं है तो आप लोग बार बार वीडियो देखिए और रिवाइज करिए। अब बुक मार्केट में लिए हों आप लोग तो उसके साथ साथ आप मिलाते रहिए और जो जो इम्पोर्टेंट हम उस पर आपका हाईलाइटर कर दे रहे हैं उसको आप बार बार देखिएगा। ठीक है, तो ओआईएस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत ओआईएस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है। यह एक नई अनूठी पहल है। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक दक्षिण देशों के एक साथ लाना है जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सके। इस सम्मेलन केंद्रीय विषय क्या है? आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता है। इसके बाद आपका आता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है और 17 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक दूसरा चरण आयोजित किया गया है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान आयोजित COP15 में केवलतम चीन को की गई है। इस कोर्स को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाली COP16 में अंतिम रूप दिया गया है। जैव विविधता अभिसमय क्या है? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को औपचारिक
रूप से जैविक विविधता अभिसमय के रूप में जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया है। सीबीडी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। वर्तमान में 196 देश सब्सिडी के पक्षकार हैं, जिनमें 168 देशों ने सीधी या सीधे पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को वेटिकन सिटी सब्सिडी के पक्षकार नहीं है। भारत 19वीं या 1994 से सब्सिडी का एक पक्षगर या पक्षकार है। इसके बाद आपका आता है G20 शिखर सम्मेलन 2022। ये इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली कहाँ पर था, इंडोनेशिया में किया गया है। कोविड-19 महामारी की शुरू होने के बाद वैश्विक नेताओं की पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। रिकवर टुगेदर, रिकवर ट्रांसगर था। उसके बाद इसमें 3 स्तंभ है। कौन कौन से? पहला जो आपका वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, दूसरे पर सतत ऊर्जा संक्रमण, तीसरे स्थान पर डिजिटल रूपांतरण। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे। उल्लेखनीय है कि माइग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया एवं संयुक्त राज्य अमीरात यूएई की एक संयुक्त पहल है। 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 COP27 के दौरान लॉन्च किया गया है। 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारत में किया गया था। अब भारत की G20 की अध्यक्षता वसुवैध कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। यह विषय महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा तथा नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। भारत की G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत की गई है। ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्र की 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा यूएई शामिल की गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक आयोजन आगरा में किया गया है। अब भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2022 को लखनऊ में आयोजित की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस 100% है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका G20 का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, एक ब्राजील शामिल है। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में तथा वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित
मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में हुई थी। इसके बाद आपका G20 डिजिटल या डिजिटल इनोवेशन अलायंस 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य क्या है? तो G20 देश के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में बेंगलुरु में प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 27वां सत्र है इसका, COP27 मध्य शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि COP26 का आयोजन वर्ष 2021 में ग्लासगो यूके में किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिशन लाइफ की अवधि वर्ष 2022 से लेकर 28 तक है। यह पहल 2030 तक कृषि खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर 2022 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। इसके बाद आपका आता है 22वां एशियो शिखर सम्मेलन। समरकंद की घोषणा पत्र है और सम्मेलन के दौरान ईरान एशियो के अस्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षर की गई है। बहरीन, कुवैत, UAE को म्यांमार भी एशियो के संवाद भागीदारी का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एशियो की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला वाराणसी पहला शहर बना है। इसके बाद आपका आता है वर्तमान में भारत एशियो राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद अध्यक्ष है। यह प्रथम अवसर है जब भारत एशियो का अध्यक्ष बना है। भारत सितंबर 2022 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए एशियो का अध्यक्ष है। भारत द्वारा एशियो की अध्यक्षता का केंद्रीय विषय टूवर्ड्स ए सिक्योर। उल्लेखनीय है कि 23वें एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है। इसके बाद आपका आता है एशियो को एक जगह पूरा देख लीजिए क्या क्या हुआ है। तो शंघाई सहयोग संगठन एशियो एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। एशियो के 8 सदस्य राष्ट्र चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान है। पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने या इच्छुक एशियो के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया है। इसके बाद आपका आता है पहला 12U2 शिखर सम्मेलन क्या है? तो यह प्रथम फर्स्ट 12U2 शिखर सम्मेलन का खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है 48वां
G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है और G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास इल्माउ बैरियन अल्पास जर्मनी में संपन्न हुआ है और वर्ष 2022 में 7वां अवसर था जब जर्मनी में 7वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व कब हुआ था? 1978 में, 1985, 1992, 1999 और 2007 तथा 2015 में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया या किया जा चुका है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्यों तथा जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा और अमेरिका तथा यूरोप संघ के नेताओं ने भाग लिया था। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में कहाँ के जो जैसे नेपाल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हाल में, उनको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा से अच्छे से। जैसे नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में इस समय? तो वो है नेपाल कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल। ये नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद यह देश तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। इसके बाद आपका जो आता है वियतनाम। राष्ट्रपति चुनाव कौन है इसमें, किसके चुने गए हैं? तो आपके वियतनाम के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी जो राजधानी है हनोई है। ठीक है। इसके बाद शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसकी राजधानी जो है आपका है बीजिंग। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। अभी चुनाव में बोला अहमद वर्दुकुलनले टिनुबू को प्रतिशत मत प्राप्त किया गया है 366%। तो इसकी राजधानी जो है नाइजीरिया का कहाँ है? एबूजा। क्या है? एबूजा। इसके बाद आपका आता है बांग्लादेश की जो इक्वेटोरियल ग्रीन की राजधानी जो है आपका है मलाबो है। इसके बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसकी राजधानी जो है आपका बांग्लादेश का ढाका है। साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव हुआ अभी हाल ही में और इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइडस प्रतिशत मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और साइप्रस की राजधानी क्या है? तो है निकोसिया। क्या है? निकोसिया। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव हुआ भाई। यहाँ कौन चुने गए हैं? तो पेट्रा वावेल को विजयी बनाया गया है और चेक गणराज्य की जो राजधानी है प्रयाग है। ठीक है। उसके बाद आपको न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाए गए क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वो है वेलिंगटन। ठीक है, गठन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं पुष्प कमल दहल को। प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वारडकर प्रधानमंत्री तौर पर दूसरा कार्यकाल है इनका और इसकी राजधानी क्या है? तो डबलिन है। डबलिन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो 7 दिसंबर 2022 को डीना बेलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इसके बाद आपके आते मलेशिया आम चुनाव 2022
में 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद आपका आता है स्लोवेनिया की राष्ट्रपति चुना गया है। एक इसको 13 नवंबर 2022 को नसाता फिर्क मसूर स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इसके बाद आपका आता है ऋषि सुनकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। 24 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने लीज ट्रस का स्थान लिया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश हिंदू प्रधानमंत्री हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ऋषि सुनकर जो है इंडिया के हैं। ब्राजील आम चुनाव 2022 अक्टूबर 2022 में ब्राजील में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस आदि के लिए चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में लुइस इनासियो लुला की डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 7 अगस्त 2022 को पेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब इसके बाद आपका आता है, आज वीडियो में लास्ट यहाँ से रहेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कौन कौन से ज्वालामुखी या चक्रवात आया है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी आया। कौन? माउंट मेरापी ज्वालामुखी। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। इसके बाद चक्रवात फ्रेडी, ये कहाँ का है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी है। ये कहाँ पर पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर लैंडफॉल किया गया है। इस चक्रवात का प्रभाव जो हो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मालवी या मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रियूनियन द्वीप पर देखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन ज्वालामुखी से या चक्रवात से यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद चक्रवात गैब्रियल है। 11 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल को न्यूजीलैंड के लैंडफॉल किया गया है। यह चक्रवात वर्ष 1968 में आए चक्रवात गिसेले के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाले सबसे घातक चक्रवात रहा है। न्यूजीलैंड के इतिहास में आपात की तीसरी उद्घोषणा रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आए वहीं तो 6 फरवरी 2023 को दक्षिण एवं मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8% तीव्रता का अति गंभीरता भूकंप आया है। इस भूकंप में दोनों देशों के लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2023 को ही भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में त्वरित राहत एवं बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। इसके बाद आपका आता है जोशीमठ भूधसाव। यह रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल नवंबर 2022 के मध्य जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर का धसाव संपन्न हुआ है। जनवरी 2022 इसरो की एक रिपोर्ट में जोशीमठ में 27 दिसंबर 2022 एवं 8 जनवरी 2023 के मध्य 5.4 सेंटीमीटर भू धसाव का खुलासा किया गया है। इसके बाद आपका आता है चक्रवात मैंडस। 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडस टकराया है। इस चक्रवात का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया था। अब मैंडस का अरबी भाषा में अर्थ है खजाने का पिटारा है। इसके बाद आपका आता है सितरंग चक्रवात। 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में लैंडफॉल किया है। इसने बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय को भी प्रभावित किया है। इस चक्रवात को सितरंग नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। सितरंग जो है एक अस्थाई सरेनम है। स्पंज विरंजन क्या है? तो जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्र तट पर
स्पंज विरंजन की घटना देखी गई है। तो दोस्तों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपको तीसरा पार्ट डाल देंगे 1 घंटे के अंदर और आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। वो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपकी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं और अगले वीडियो में राजकोषीय घटनाक्रम पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से वीडियो 4th वाला पार्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। थैंक